नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बुलेटिन देश दुनिया। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और देश दुनिया में सीधे बात हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर ठीक पहले चंडीगढ़ से खालिस्तानी साजिश की गंभीर खबरें सामने आई हैं। बुधवार शाम चंडीगढ़ में एक घर पर ग्रेनेड से हमले से हड़कंप मच गया। ग्रेनेड हमला करने वाले दोनों संदिग्धों की तस्वीर सामने आ चुकी है। यही वो दोनों संदिग्ध है जिसने एक घर पर ग्रेनेड से हमले किए। काले कपड़े में दिख रहे संदिग्धों की तलाश जारी है। ऑटो में दो संदिग्ध पहुंचे, उन्होंने एक घर पर ग्रेनेड फेंका। जिस ऑटो से दोनों आरोपी आए थे उस ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑटो ड्राइवर ने दोनों आरोपियों की शिनाख्त कर दी है। इस बीच चंडीगढ़ पुलिस ने दोनों आरोपियों की फोटो जारी कर उनके ऊपर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। चंडीगढ़ में ग्रेनेड अटैक से सनसनी। सेक्टर 10 की कोठी में हुआ हमला। ग्रेनेड अटैक के पीछे खालिस्तानी साजिश। क्या आतंकी रिंदा ने दिया था हमले का टास्क? 11 सितंबर 2024 शाम 6:15 सेक्टर 10 चंडीगढ़ कोठी नंबर 575। अचानक पूरे इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक लो इंटेंसिटी वाले ग्रेनेड से इस कोठी पर हमला किया गया। दावा किया जा रहा है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 10 की इस कोठी में चलते ऑटो से ग्रेनेड फेंका गया। इस धमाके की वजह से कांच की खिड़कियां टूट गईं और कोठी के लॉन में गड्ढा हो गया। हालांकि हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये हमला उस वक्त किया गया जब कोठी के मालिक रिटायर्ड प्रोफेसर का बेटा लॉन में बैठा था। एक चीज जिदे च कोई प्रेशर जिदे चो निकलिया होवे, प्रेशर टाइप ब्लास्ट छोटा इत्थे होया है जिदे करके घर दियां विंडोज दे नुकसान होया है ते कुछ गमले जेडे गार्डन च पई सी उन्हां दा नुकसान होया है। अगे दी तफ्तीश जारी है। CFSL टीम साडियां इत्थे पहुंच चुकियां हैं। चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक जिस ऑटो से इस कोठी में ग्रेनेड फेंका गया उस ऑटो ड्राइवर को सेक्टर 43 से गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि ऑटो ड्राइवर ने भी दोनों आरोपियों की शिनाख्त कर ली, जबकि चंडीगढ़ पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2-2 लाख के इनाम का ऐलान कर दिया है। कोठी नंबर 575 में हुए ग्रेनेड अटैक के पीछे खालिस्तान के कनेक्शन की खबरें भी आ रही है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में छिपे खालिस्तानी आतंकी रिंदा पर हमले का शक जताया जा रहा है। माना जा रहा है कि यह हमला पंजाब पुलिस के एक रिटायर्ड अधिकारी को लेकर किया गया जो इसी घर में किराए पर रहते थे। जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया उन्हें लग रहा था कि यह मकान पंजाब पुलिस के उसी अधिकारी का है जिस पर 2023 में हमले का प्लान बनाया गया था। तब रेकी करने वाले 2 आरोपियों को मोहाली पुलिस के इंटेलिजेंस विंग ने गिरफ्तार कर लिया था। दोनों आरोपियों का खालिस्तानी आतंकी रिंदा से कनेक्शन था। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कोठी नंबर 575 पर हुआ ये ग्रेनेड हमला रिंदा की उसी अधूरी साजिश का हिस्सा हो सकता है जिसे अब अंजाम दिया गया है। यानी अब 1 साल बाद फिर इस घटना में खालिस्तानी आतंकी रिंदा का कनेक्शन सामने आ रहा है। और आइए अब समझते हैं कि आखिर ये रिंदा है कौन। दरअसल जिस खालिस्तानी आतंकी का इस वारदात में कनेक्शन सामने आ रहा है उसे हरविंदर सिंह और रिंदा के नाम से जाना जाता है। दावा किया जाता है कि रिंदा पाकिस्तान में छिपा बैठा है। रिंदा मूल रूप से पंजाब के तरन तारन का रहने वाला है। रिंदा के खिलाफ कई FIR दर्ज हैं। 2022 में मोहाली के इंटेलिजेंस मुख्यालय पर भी रिंदा हमला करवा चुका है। जानकारी के मुताबिक रिंदा ISI के इशारे पर भारत का माहौल खराब करने के लिए आतंकी साजिशों में शामिल रहता है। रिंदा आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिंदा को आतंकी घोषित कर रखा है। हालांकि 19 नवंबर 2022 को हरविंदर सिंह और रिंदा की मौत की खबर भी आ चुकी है। लेकिन अब एक बार फिर रिंदा का नाम सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गया है, क्योंकि हमले का पैटर्न भी इस मामले में आतंकी बदले की साजिश की ओर इशारा कर रहा है।
उधर कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन के दौरान हुई पत्थरबाजी के बाद जबरदस्त बवाल हुआ। भीड़ इस कदर आक्रोशित हो गई कि हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तस्वीरें दिखाइए, पैकेज भी देखिए। मांड्या की सड़कों पर संग्राम। गणेश विसर्जन के दौरान बवाल। पत्थरबाजी के बाद आक्रोशित हुई भीड़। कहीं आग चली, कहीं तोड़फोड़। कर्नाटक के मांड्या में अचानक आक्रोश की आग धधक उठी। गणेश विसर्जन के दौरान हुई पत्थरबाजी के बाद भीड़ का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि गुस्साए भीड़ ने कपड़ों की दुकानों को आग के हवाले कर दिया। दोपहिया वाहनों को तोड़ फोड़ दिया गया। आक्रोशित भीड़ के सामने जो पड़ा उसे ध्वस्त कर दिया गया। भीड़ इस कदर बेकाबू हो गई कि उसे काबू में करने के लिए पुलिस प्रशासन को हल्के बल प्रयोग का सहारा लेना पड़ा और आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद गणेश प्रतिमा का विसर्जन कराया जा सका। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बार फिर से आदमखोर भेड़िए ने हमला किया है और इस बार बहराइच के खैरी घाट इलाके में घर में सो रही बुजुर्ग महिला पर भेड़िए ने अटैक किया। भेड़िए ने महिला के गले पर वार किया और चारपाई से नीचे खींच लिया। महिला के चिल्लाने पर घर वाले आ गए। भेड़िए को देख शोर मचाने लगे, जिससे भेड़िया भाग गया। बुजुर्ग महिला की जान बच गई। भेड़िए के हमले में महिला के गले पर गहरा जख्म हो गया है। बहराइच का 5वां आदमखोर पिंजरे में कैद हो चुका है, लेकिन दहशत अभी बरकरार है क्योंकि लंगड़ा सरदार अभी जिंदा है। हालांकि अब लंगड़ा सरदार अकेला पड़ चुका है क्योंकि जिन 6 भेड़ियों की झुंड होने का दावा किया गया था उसमें 5 पकड़े जा चुके हैं। इस इलाके में भेड़िए की तलाश की जा रही है। आप ये तस्वीर देखिए, यहीं कहीं भेड़िया छिपा हुआ है, ऐसी सूचना मिली है। और ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर भेड़िए को ट्रैक करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और हम इस वक्त हॉट स्पॉट पर मौजूद हैं। आप ये तस्वीर देखिए कितना इलाका है ये। और न्यूज 18 की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हॉट स्पॉट पर मौजूद है। भेड़िया कहीं भी हो सकता है, इस वक्त कहीं भी भेड़िया हो सकता है। ये आप सोचिए, ये तस्वीर है। इस वक्त हम दूसरे छोर में खड़े हुए हैं, आगे भी और गाड़ियां गई हैं। ये तस्वीर बहुत खौफनाक है। यहाँ कहीं भी भेड़िया हो सकता है। ये देखिए ग्रामीण खड़े हुए हैं और वन विभाग के लोग मदद कर रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भेड़िया को पकड़ा जाए। लंगड़ा भेड़िया आदमखोर गैंग का सरदार बताया जा रहा है और यही वजह है कि अभी तक वो ट्रैप में नहीं आया है। लेकिन अब वन विभाग को उस भेड़िए की भी लोकेशन मिल गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही लंगड़ा सरदार शिकंजे में होगा। न्यूज 18 की टीम इस वक्त हॉट स्पॉट पर है और इसी गन्ने के खेत में भेड़िए के छिपे होने की पूरी संभावना है। हम ज्यादा तेज आवाज में भी इसीलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये वन्य जीव बिल्कुल चंद कदमों की दूरी पर है। आप ये समझिए कि कभी भी उसकी दस्तक हो सकती है। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से वन विभाग की सारी टीम यहाँ पहुंची हुई है। वो टीम के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने 5 भेड़िए पकड़े हैं। हम सीधा आगे बढ़ेंगे और
देखिए आप किस तरह से लाठी डंडा लेकर के सारे कर्मी इलाके को घेरे हुए हैं और चारों तरफ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऐसे ही पूरे इलाके को घेर लिया गया है और इसी गन्ने के खेत में भेड़िया ट्रैक हुआ है और ये लोग बिल्कुल मुस्तैद हैं, बस से इंतजार कर रहे हैं। ड्रोन से भी एग्जैक्ट लोकेशन उसकी ट्रेस हो रही है। लंगड़ा सरदार जिसे कहा जा रहा है, लंगड़ा भेड़िया जिसे कहा जा रहा है, उसकी लोकेशन ट्रैक हो गई है। और इसी गन्ने के खेत में जी इसी गन्ने खेत में। अच्छा, ये कंफर्म है? हाँ कंफर्म का वो लाती मिल गई, पग निशान। अच्छा, ड्रोन से कंफर्म किया है। बता रहे पक्ष में मिल चुके हैं। हाँ पग निशान मिल चुके हैं और एक लड़का गांव के ही देखी से फोन किया, तुरंत बुलाए और हमने देखा और आ गए हैं। अभी पग निशान मिल गए हैं, अभी देख रहे हैं। कहाँ पे मिले? पग निशान एक बोरिंग है जी। अच्छा, उसी बोरिंग के लाए मिली है। अच्छा, उसकी बोरिंग के पास पग चिन्ह मिल चुके हैं। यानी अब इसका मतलब कंफर्म है किसी गन्ने खेत में है। जी जी, लेकिन ये टीम इस वक्त हॉट स्पॉट पर है और सबसे पहले आप तक सारी खबरें ऑपरेशन भेड़िया से जुड़ी हुई दिखा रहा है और बहुत जल्द हम आपको बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं कि किस तरह से अगला जो मिशन है, अगला जो टारगेट है 6वें भेड़िए का, वो भी पूरा होने वाला है। 5वें भेड़िए को मुनव्वर और 12 लोगों की टीम ने पकड़ा है। यही नहीं, अब तक 5 भेड़िए इसी टीम की मदद से पकड़े गए हैं। पैरों के निशान के सहारे आदमखोर को कैसे जाल में फंसाते हैं ये लोग, सुनिए। मौके पर पहुंचे तो 3 बजे ऑपरेशन हमारा चालू हुआ और चालू होते हुए समझ लो कि हमारा 6 बजे हमारा ऑपरेशन सफलता पर्याप्त पकड़ लिया हमने। 3 बजे से आपने देखा था पग चिन्ह, आपने कब देखे थे हम और कैसे आपने फिर प्लानिंग की? शाम को 10 बजे पग चिन्ह किया और रात में ही 12 बजे प्लानिंग कर दिया और प्लानिंग करने के बाद 3 बजे हम पग चिन्ह के सहारे चल दिए। अच्छा, पग चिन्ह करते करते ही सहारा ले लिया, चल दिया और तब तक हमारे वो जहाँ अस्थायी रूप से जानवर थे वहाँ मिल गए दोनों। अच्छा, और जब मिल गए तो हमने सोचा कि इसको गेटलाइट कर लिया, थोड़ा घेराबंदी करा लिया। घेराबंदी करा के हमारे डेपो साहब और जंगल विभाग के टीमों ने फिर मदद की मुझे और उसी के सहारे 6 बजे हम प्राप्त कर लिया। लेकिन जो देसी तरीका था वही काम आया? जी जी, ड्रोन का सहारा ये है कि ड्रोन की आवाज ही पाते ही एरिया अपन बदल देते हैं। अच्छा, तो ड्रोन से जब से ड्रोन चालू हुआ तब से थोड़े थोड़े उनके साथी गायब हो चुके। वो सोचा कि हम अभी ड्रोन के सहारा ही लेते, छोड़ के वो ड्रोन के सहारे भाग लेते हैं। ड्रोन की आवाज जाने के बाद वो भाग लेते हैं। जब रुकते नहीं है 1 मिनट और जब रुकते नहीं है तो उनको फिर मौका नहीं मिलता है हमको जाल लगाने का। 5वें भेड़िए के पकड़े जाने के बाद भी अभी ऑपरेशन भेड़िया खत्म नहीं हुआ है। हालांकि लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन जब तक लंगड़ा सरदार जिंदा है खौफ बरकरार है। बहराइच से उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18। और इधर जोधपुर में तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण है। डिफेंस एविएशन एक्सपो में राजनाथ सिंह पहुंचे, जहां हथियारों की प्रदर्शनी का उद्घाटन का कार्यक्रम है। 12 से 14 सितंबर तक हथियारों की प्रदर्शनी लगी हुई है। सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उद्घाटन करते हुए। पहली तस्वीर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां 12 से 14 सितंबर तक हथियारों की प्रदर्शनी एग्जीबिशन लगा हुआ है, जहां पर निर्भय से लेकर तमाम वो लड़ाकू विमान की प्रदर्शनी जो भारत की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण, भारत के इंटरनल और आउटर बाउंड्रीज को जो मजबूत रखते हैं, जहां कई देशों के रक्षा विमान शामिल हुए, करतब दिखाई पड़े आसमान में। और इसी के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम है जिसका उद्घाटन करते हुए आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आए। इंडियन एयरफोर्स नेवी की तरफ से ये बड़ा आयोजन किया जाता है जहां पर लड़ाकू विमान आपको और उसके साथ भारत के साथ साथ तमाम वो देश, 7 देश आज आसमान में जौहर करते हुए नजर आए। तो ये सीधे तस्वीरें आपको हम जोधपुर से दिखा रहे हैं जहां पर ये दूसरा चरण, इसके पहले तमिलनाडु के सोलार में पहला चरण इसका आयोजित किया गया था जहां 30 देश सम्मिलित हुए थे। वहां पर भी वायुसेना के तमाम वो हथियार लड़ाकू विमान जो आसमान में करतब करते हुए दिखाई पड़े थे। आज भी वहां पे सुखोई 30 से लेकर तमाम हेलीकॉप्टर्स मौजूद थे जो भारत की मजबूती को दर्शाते हैं। और आज भी उसका दूसरा चरण जोधपुर इसकी मेजबानी कर रहा था। यहां पर जहां पर हथियारों से लैस एग्जीबिशन लगा गया है, तमाम निर्भय से लेकर तमाम आपको वो दिखाई पड़ रहे हैं रक्षा विमान, लड़ाकू विमान। और उसकी तरफ पहली तस्वीर उद्घाटन की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा।
उधर राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर अब अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। जी हां, अमित शाह ने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी के रहते आरक्षण को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो मायावती भी अब कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा देश के सामने ला चुकी। हालांकि जब राहुल गांधी अपने बयानों में घिरते नजर आए तो उन्होंने अपने सफाई भी दी। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। We will think of scrapping reservations when India is a fair place, and India is not a fair place. इनकी मंशा थी यूपीए के सरकार के दौरान कि एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण में से काटकर वोट बैंक को दे दिया जाए। हिंदुस्तान में आरक्षण को ना कोई छू सकता है, ना हाथ लगा सकता है और ना ही खत्म कर सकता है। ये शब्द अमित शाह के हैं राहुल गांधी के खिलाफ, जिसका जिक्र अमेरिका में हुआ था। We will think of scrapping reservations when India is a fair place, and India is not a fair place. Now that creates a problem, because there are many people who come from the upper caste, right, who say, look, what have we done wrong, right? Why are we being punished? And so then you think about increasing dramatically the supply of some of these things. You think about decentralizing power. You think about involving many more people in the governance of our country. राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने का फॉर्मूला क्या बताया? बीजेपी चौतरफा हमलावर हो गई। बीजेपी की तरफ से मोर्चा अमित शाह ने संभाला और राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस पर भी तगड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी एक बार फिर कांग्रेस के आरक्षण विरोधी चेहरे को बाहर ले आए हैं। जो विचार उनके मन में थे वे शब्द बनकर बाहर आ गए हैं। लेकिन जब तक बीजेपी है, कोई भी आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता और न ही कोई देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकता है। राहुल गांधी न सिर्फ बीजेपी के निशाने पर हैं, बल्कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी 2 दिन में 2 बयान जारी करके कांग्रेस को कटघरे में ला चुकी है। क्योंकि आरक्षण और संविधान के नाम पर जिस तरह कांग्रेस लोकसभा के चुनावी मैदान में थी, अब विधानसभा से पहले उसकी पोल खुल चुकी है, जिस पर मायावती ने कहा, कांग्रेस ने न तो ओबीसी आरक्षण लागू किया और न ही एससी, एसटी आरक्षण को सही से लागू किया। इससे स्पष्ट है कि जब कांग्रेस सत्ता में नहीं होती है तो इन उपेक्षित एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों के वोट के स्वार्थ की खातिर इनके हित और कल्याण की बड़ी बड़ी बातें करती है। अब जब राहुल गांधी अपने ही बयान में पूरी तरह से फंस चुके हैं, आरक्षण की राजनीति में उलझ चुके हैं, तो अपनी सफाई में दलील आरक्षण वाली ही लेकर आ गए। I don't see it as a Mandal versus Kamandal issue, and what we're saying is different than the idea of only reservations. What we're saying is we want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it. Reservation being one of them. Right. We also said that we're going to. Somebody said somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. पहले आरक्षण खत्म करने की बात, फिर आरक्षण को 50% बढ़ाने की बात मायावती को विश्वासघात लग रहा है। तो बीजेपी भी अब राहुल गांधी के बयान को मुद्दा बना चुकी है। ऐसे में आरक्षण की लड़ाई में सिर्फ राहुल की सफाई से काम नहीं चलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात बॉलीवुड की, जहां पर बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उन्होंने कल सुबह 9 बजे के करीब मुंबई के बांद्रा स्थित अपने आवास में 6ठे फ्लोर से कूदकर सुसाइड कर लिया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि उन्होंने खुदकुशी क्यों की, इसका खुलासा नहीं हो सका। और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। मलाइका के पिता की संदिग्ध मौत। छठी मंजिल से कूद कर दी जान। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके पिता अनिल अरोड़ा ने आज घर की छठी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। जिस वक्त ये घटना हुई, मलाइका अरोड़ा घर पर नहीं थी। वो उस समय पुणे में थी, लेकिन इस घटना की सूचना मिलते ही वो पुणे से सीधे मुंबई के बांद्रा स्थित अपने पिता के घर पर पहुंची।
उनके बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर भी मलाइका के घर पहुंचे। जैसे जैसे खबर फैलती गई, मलाइका के घर पर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज का जमा होना शुरू हो गया। एक्स हस्बैंड अरबाज खान, उनके पिता सलीम खान और भाई सुहेल भी मलाइका के बांद्रा स्थित घर पर उन्हें सांत्वना देने पहुंचे। मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा ने आज मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में, जहां पे वो रहते थे, छठी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली है। हालांकि पुलिस ये जांच कर रही है कि आखिरकार खुदकुशी की वजह क्या है। ये जो बिल्डिंग है उसकी छठे माले पर मलाइका अरोड़ा खान के पिता अनिल अरोड़ा अपनी पत्नी के साथ रहते थे। आज सुबह 9 बजे के आसपास अनिल अरोड़ा टेरेस पे गए और टेरेस पे जाने के बाद वो टेरेस से कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी है। जो आप स्पॉट देख रहे हैं जहां पर एफएसएल की टीम मौजूद है। इस घटना से मलाइका अरोड़ा का परिवार और उन्हें जानने वाले सदमे में हैं। हर कोई इस बात से हैरान है कि अनिल अरोड़ा जैसा सफल व्यक्ति, जिसका एक खुशहाल परिवार हो, वो कैसे अचानक खुदकुशी कर सकता है। मलाइका के पिता ने आत्महत्या क्यों की, इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। जी अभी टीम्स हमारी पहुंची है, फॉरेंसिक टीम्स भी आई है, जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है वो भी चल रहा है। बॉडी अभी आगे जो है इंक्वेस्ट और पोस्टमार्टम के लिए जा रही है। We are investigating everything in detail. अभी तक क्या खुदकुशी है? What kind of things have appeared in the evidence? अभी तक क्या खुदकुशी है कि कोई आपको संदिग्ध भी कुछ मिला है अब तक? प्राइमा फेसी ये खुदकुशी लग रही है। We are doing further investigation. वजह क्या बताया गया है? We are conducting further investigation. पुलिस के मुताबिक मलाइका अरोड़ा के पिता ने छठी मंजिल की गैलरी से कूदकर आत्महत्या की है। बांद्रा पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि मलाइका के पिता पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। मैं अभी उतरा हूँ अपने आप को संभाल कर। काफी मुझे सदमा हुआ और मैं अपने आप को डिप्रेस महसूस कर रहा था। मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा पंजाबी हिंदू परिवार के थे। उनका परिवार बॉर्डर पर बसे फाजिल्का जिले का रहने वाला था। उन्होंने भारतीय मर्चेंट नेवी में नौकरी की। परिवार में पत्नी जॉइस पॉलीकॉर, बेटियां मलाइका अरोड़ा और अमृता अरोड़ा हैं। मलाइका की मां मलयाली क्रिश्चियन है और पूरे परिवार को कई मौके पर साथ देखा जाता था। अचानक खुदकुशी की इस खबर ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर उनके पिता किस मानसिक हालत से गुजर रहे थे, जो उन्होंने इस तरह का दर्दनाक कदम उठाया। और इधर हिमाचल प्रदेश के शिमला में आज बंद है। व्यापार मंडल ने आज बंद बुलाया है और दुकानों को दोपहर 1 बजे तक बंद करने का फैसला लिया गया है। दरअसल बुधवार को संजौली मस्जिद विवाद पर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया था, जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया, लाठीचार्ज किया और इसी के विरोध में व्यापारी संगठनों में आक्रोश है और उन्होंने आज दोपहर 1 बजे तक इसके विरोध में दुकानें बंद रखने का फैसला लिया है, जिसका शिमला में असर भी देखने को मिल रहा है। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए भारत राजस्थान।